चलो भाई, तो आज शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है, और रिवीजन पॉइंट में लेकर चलेंगे। ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। ठीक है। किसके नाम से? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है भाई? समझो, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी तरल या कोई भी पदार्थ शरीर में एक निश्चित मार्ग में वेग करता है, संचरण करता है, और उसे हम बोलते हैं परिसंचरण। तो यहां पे कौन है ऐसा तरल जो वेग करता है? तो दो तरल है, एक रक्त और एक लिम्फ। तो सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड, तरल का संचरण, और वो तरल कौन है? ब्लड है और लिम्फ है। अब इस परिसंचरण से होता क्या है? परिसंचरण क्यों जरूरी है? परिसंचरण हमारे शरीर में होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है होमियोस्टेसिस। इसे बोलते हैं समस्थायिकता। क्या होता है होमियोस्टेसिस? कौन बताएगा भाई? होमियोस्टेसिस क्या होता है? पढ़े लिखे लोग, क्या होता है? शरीर की अवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए किया जाने वाला कार्य। ठीक है। अगर हम शरीर की आंतरिक क्रियाओं को, यानी शरीर के आंतरिक वातावरण को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास क्या कहलाता है? समस्थायिकता। जैसे गर्मी लगी, अपन ने एसी ऑन कर लिया, बढ़िया ठंडा लगने लगा, अच्छा लग रहा है ना? तो ये क्या है? होमियोस्टेसिस, समस्थायिकता। तो शरीर की सामान्य अवस्था को बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो प्रयास क्या कहलाते हैं? समस्थायिकता। तो होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? तो जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का स्थानांतरण कराता है, गैसों के स्थानांतरण में भी कार्य करता है, ताप नियमन में भी कार्य करता है। जैसे हम सुनते हैं कि हमारे शरीर का तापमान, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस पूरे शरीर का लगभग हर जगह होता है। तो ये एक समान तापमान हर जगह मिले, ये किसकी वजह से संभव होता है? परिसंचरण की वजह से। जैसे अगर हम बोले हाइपोथैलेमस का हमने कार्य पढ़ा है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? सामान्य तापमान को बनाए रखना। लेकिन ये ऊष्मा उत्पादन करता कौन है? ऊष्मा कौन बना रहा है? ऊष्मा जो हीट है, जो शरीर में जो ऊष्मा बन रही है, जिसको तापमान हम बोल रहे हैं, वो ताप उत्पन्न कौन कर रहा है? वैसे तो जो कोशिकाओं में जो उपापचय होता है वही ताप उत्पन्न करते हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं एक समान ताप उत्पन्न नहीं करती। कोई कम ताप उत्पन्न करती है, कोई ज्यादा ताप उत्पन्न। सबसे ज्यादा हीट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पादन दो अंग करते हैं, एक लीवर और एक किडनी। तो जितनी हीट लीवर और किडनी बनाएगा, वो ऊष्मा रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, तब जाके पूरे शरीर का तापमान एक जैसा मिलता है। तो मेन हीट कौन बना रहा है? मेन हीट कौन बना रहा है? लीवर और किडनी।
और वही हीट ब्लड क्या कर रहा है, पूरे शरीर में घुमा रहा है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता, मतलब तापमान निर्धारित होता है। और हाइपोथैलेमस उस तापमान को संतुलित कर रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 37 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखना। तो ऊष्मा उत्पादन का मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है ऊष्मा उत्पादन के लिए? लीवर और किडनी। तो ताप के नियमन या स्थानांतरण में भी कार्य करता है, उत्सर्जित पदार्थों के स्थानांतरण में भी कार्य करता है, उत्सर्जित पदार्थों के स्थानांतरण, परिसंचरण कार्य करता है। अब परिसंचरण कई प्रकार का पाया जाता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, या सीधे बोले तो दो प्रकार का पाया जाता है। एक हम जिसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन यानी खुला परिसंचरण, और दूसरा बोलते हैं बंद परिसंचरण, ओपन या खुला, और दूसरा है बंद परिसंचरण या क्लोज सर्कुलेशन। क्या खास बात है भाई? खुले परिसंचरण में रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं या अविकसित होती हैं? अविकसित होती। रक्त वाहिकाएं अविकसित होती हैं, अनुपस्थित मत बोलना, रक्त वाहिकाएं अविकसित। उदाहरण कहां कहां मिलता है ये हमें? आर्थ्रोपोडा में मिलता है, वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा में मिलता है, मोलस्का में मिलता है, और हेमिकॉर्डेटा में मिलता है। चलो, बंद परिसंचरण में रक्त वाहिकाएं विकसित, रक्त वाहिकाएं विकसित होती, और रक्त वाहिकाएं विकसित हैं तो तीन प्रकार की हैं, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी जिसे आर्टरी कहते हैं, शिरा वेन, केशिका कैपिलरी। किसमें मिलता है उदाहरण? एनेलिडा में मिलता है। किसमें मिलता है? एनेलिडा में, इकाइनोडर्मेटा में। इस पे बड़ा डाउट है, इस पे बड़ा विवाद है इकाइनोडर्मेटा, लेकिन मैं बोलता हूं इकाइनोडर्मेटा में है। इकाइनोडर्मेटा, इस पे बड़ा विवाद है, हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़े हैं। इसमें होता क्या है, शरीर में नलिकाएं होती हैं लेकिन हृदय नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि खुला परिसंचरण है। नलिकाएं हैं जो उनकी भुजाओं में पाई जाती हैं, उन भुजाओं को बोलते हैं ट्यूब फीट। क्या बोलते हैं? और भुजाओं में नलिकाएं हैं जिनके द्वारा बोला जाता है कि जल भी प्रवाहित होता है, जिससे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, याद है वेस्कुलर, उसका नाम क्या है? वाटर वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब क्या? जहां प्रवाह हो रहा हो, और प्रवाह हो रहा है मतलब वहां पर ब्लड वेसल्स उपस्थित होंगी, ठीक है, यानी वेसल्स उपस्थित होंगी, नलिकाएं उपस्थित होंगी, तो कौन सा मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा। और कहां मिलता है भाई? कॉर्डेटा में। चलो, फिर हम लोग बात करते हैं बंद परिसंचरण के प्रकार, टाइप ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेशन। बंद परिसंचरण के प्रकार, इसमें हमें कई प्रकार मिलते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार मिलते हैं। एक मिलता है सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण में क्या होता है, देखो ध्यान से, एक हृदय होता है, हृदय से रक्त जाता है कहां? गलफड़ों में, और गलफड़ों से शारीरिक अंगों में, और अंगों से वापस हृदय में। तो हृदय इसमें दो कक्षों वाला होता है। कितने कक्ष? दो कक्ष पाए जाते हैं, एक आलिंद जिसे कहते हैं ऑरिकल, और एक निलय जिसे कहते हैं वेंट्रिकल। तो हृदय से जो रक्त जाता है वो है डीऑक्सी रक्त, अनाक्सीकृत रक्त, और गलफड़ों से जो जाता है वो है ऑक्सीकृत और
हृदय से वापस जो जाता है वो कौन सा है? डीऑक्सी। ऐसा ही परिसंचरण है, 2 कक्षों वाला हृदय, एक आलिंद और एक निलय, और हृदय से केवल और केवल कौन सा रक्त प्रवाहित हो रहा है? अनाक्सीकृत रक्त। जा रहा है कहां? गलफड़ों में, गलफड़ों से अंगों में और वापस हृदय में। तो ऐसा एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनना। शरीर का एक चक्कर लगाने में रक्त हृदय से केवल एक बार गुजरता है और इसीलिए इसे एकल परिसंचरण कहते हैं। उदाहरण कहां मिलेगा? पीसीज में मिलेगा, साइक्लोस्टोम्स में मिलेगा और इत्यादि में भी मिलेगा। बाकी होशियार को इशारा काफी। दूसरा आता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, इसमें क्या है भाई? इसमें भी कितने कक्षों वाला हृदय होता है? 3 कक्षों वाला हृदय। कहीं लिखा होगा 3.25, कहीं 3.5, कहीं 3.25। कुछ नहीं होता, 3 ही कक्ष होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। ठीक है, तो हृदय में कितने कक्ष? 3 कक्ष, 2 आलिंद और 1 निलय। और हृदय में 2 तरफ से रक्त आता है। एक तो आता है, कहां से आता है? एक तो आता है अंगों से और एक आता है गलफड़ों से। गलफड़े या फेफड़े। इसका डायग्राम बनाते हैं तो ज्यादा सही समझ में आएगा। ऐसा, ये एक हो गया, देखो ये एक आलिंद हो गया, ये दूसरा आलिंद हो गया, ये निलय हो गया। निलय मतलब वेंट्रिकल। ठीक है, और इधर से रक्त गया तो ये जाएगा अंगों में और ये श्वसन अंग में। श्वसन अंग जहां पर मिलेंगे फेफड़े, लंग्स। तो इधर से जो रक्त आएगा वो होगा, उल्टा हो गया, इधर जाएगा ये, इधर ये लंग्स और ये अंग। तो इधर से जो रक्त आएगा वो होगा डीऑक्सी, इधर से जो रक्त आएगा वो होगा ऑक्सीकृत रक्त। यहां दोनों रक्त मिल जाएंगे और जाएगा कौन सा? मिश्रित रक्त, मिक्स्ड ब्लड। कहां मिलता है ये? एम्फीबिया में मिलता है, उभयचर में मिलता है और रेप्टाइल्स में मिलता है। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, 3 कक्षों वाला हृदय। याद रखना, 3 कक्षों वाला हृदय जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय पाए जाते हैं। उदाहरण याद रख लेना। आओ भाई, आजा आजा उदिति, आजा। मिठाई कहाँ है? चॉकलेट लाई है? अरे अरे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देख लो, ये इतनी कंजूस हो गई है मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद
है? जल्दी थी थोड़ी, कंजूसी नहीं है। जल्दी थी बस, ज्यादा नहीं सर, 6 महीने बाद। नहीं सर, मैं हाँ, आ नहीं पाई, चलो ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही? सब बढ़िया? महाकाल के दर्शन किए कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आपसे आई हूँ तो पहले। अरे जब कॉलेज गए हो तब, कॉलेज में ही थे? उदिति, उदिति है बच्ची, और अमलताज मेडिकल कॉलेज है वो उठाया था फ्री सीट से। अमलताज मेडिकल कॉलेज कहाँ है? देवास, देवास में पड़ता है ना। देवास से जब उज्जैन जाते हैं तो रास्ते में इधर सीधे हाथ में पड़ता है ना। चलो अच्छा है, आज आई है, 6 महीने बाद याद आया थी, मुंह पे ठंडा लगता है। चलो मारते हैं मिलके, तो है पॉज कर दो बेटा। और बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? मेधावी छात्र। शुरू हो गया? हाँ भाई, आगे बढ़े। मेरे को एम्स वाली मिठाई खानी, ये वाली नहीं। ज़्यादा मीठा खाएगा बदहजमी हो जाएगी, गर्मी का माहौल चल रहा है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। प्राइवेट है लेकिन मेधावी छात्र से, तो 1 रुपया लगना नहीं है। हाँ भाई, किसी को मैं तो साफ कहता हूँ, किसी को नया वाला कोई कॉलेज मान लो किसी को मिल गया, ठीक है, इस साल कौन से खुले थे? तो नए जो खुले थे, सीहोर वाला कहाँ खुला है? प्राइवेट वाला, सरकारी। मान लो इस साल मेडिकल कॉलेज, मान लो किसी को सिंगरौली मेडिकल कॉलेज मिले जहाँ अभी बिल्डिंग ही नहीं कंप्लीट है, और किसी को चिरायू मिल जाए मेधावी में, तो क्या लेगा वो? चिरायू लेगा। किसी को खंडवा मेडिकल कॉलेज मिले और किसी को ये औरबिंदो मिल जाए, इंडेक्स मिल जाए, औरबिंदो मिल जाए, पीपल्स मिल जाए, तो वो क्या लेगा? प्राइवेट लेगा। ऐसे कम से कम 10 बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के प्राइवेट कॉलेज लिया। उनके पास फ़ायदा था, बेनिफिट था, उनके पास सरकार फीस भरेगी, उनकी तो 1 रुपये फीस नहीं लग रही। तो हाँ, क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी तुम ही लोग बैठे हो, ये बताओ कितने लोग हैं ऐसे जिनको अभी प्राइवेट में फ्री सीट मिलेगी और वो छोड़ देंगे? हैं? छोड़ोगे? कट ऑफ की हालत देख के छोड़ोगे तुम कि भैया पिछले साल तो 570 पे सरकारी मिल गया था, इस बार
प्राइवेट के लाले पड़े हैं, तो छोड़ने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आया डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जिसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण, ठीक है। क्या बोलता है डबल सर्कुलेशन? कि भाई हृदय में जो रक्त है वो आता है कहाँ से? अंगों से भी और फेफड़ों से भी, दोनों से आता है। तो जो फेफड़ों वाला परिसंचरण है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो अंगों वाला परिसंचरण इसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। इसमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। ये किस में देखने को मिलता है भाई? उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। एव्स में, क्रोकोडाइल्स में और मैमल्स में। तो याद रखना कि जितने भी मम्मी के मगरमच्छ हैं, है ना, उन सब में मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, सब में क्या मिलेगा? 4 कक्षों वाला हृदय। और कौन सा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। आगे बात करते हैं। तो 2 तरह का परिसंचरण मानव में पाया जाता है। एक ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा लिम्फ सर्कुलेशन। एक रक्त परिसंचरण और दूसरा लसिका परिसंचरण। रक्त परिसंचरण के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 भागों से मिलकर। एक ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिकाएं, दूसरा हार्ट और तीसरा इनमें दौड़ने वाला ब्लड। और वहीं जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है यानी लसिका परिसंचरण, ये बना है लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स से। और लिम्फेटिक वेसल्स वास्तव में क्या होती हैं? वेन्स, शिराएं होती हैं जिनमें लसिका प्रवाहित होता है, और इसलिए उन्हें लसिका वाहिकाएं कहा जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाओं की बात करेंगे तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। एक होती हैं आर्टरी जिसे धमनी कहते हैं, दूसरी होती है वेन जिसे शिरा कहते हैं, और तीसरी होती है कैपिलरी जिसे केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। पहले बात करेंगे धमनी की। तो धमनी का जब जिक्र आएगा तो इसमें मोटी भित्ति पाई जाती है, मोटी भित्ति। और ल्यूमेन इसका सकरा होता है, और ल्यूमेन में सबसे अंदर की तरफ होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, एंडोथीलियम बोलते हैं उसे। बीच में एक मांसल परत पाई जाती है इसकी भित्ति में।
तो बाहर की परत हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर की परत। बीच की परत को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, अंदर की परत को बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। और इसी अंदर की परत का ही भाग है एंडोथीलियम। हमने टिश्यू में पढ़ा था सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम होता है और अंदर जो खाली जगह है ल्यूमेन। तो ये धमनी की बात हो गई। क्या क्या बात है ध्यान से सुनना, जो बच्चे रिवीजन में ऑनलाइन है वो लोग नोट करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट इसका क्या है, भित्ति मोटी होती है, ल्यूमेन सकरा होता है। भित्ति मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक मोटी मांसल की परत ट्यूनिका मीडिया पाई जाती है जिसमें कोमल पेशियां उपस्थित होती हैं। और कोमल पेशियों की कितनी परत, 2 परत याद करो, लंबवत पेशी और वर्तुल पेशी। अंदर की तरफ वर्तुल पेशी, बाहर की तरफ लंबवत पेशी। अपन ने पढ़ा हुआ है इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल कई जगह पर। तो अंदर की तरफ वर्तुल पेशी, बाहर की तरफ लंबवत पेशी। जो धमनी होती है ये शरीर में अंदर की तरफ पाई जाती है, अंदर गहराई में होती है, ऊपर सतह पर नहीं होती, गहराई में होती है। इसमें उच्च दाब से रक्त प्रवाहित होता है। कितने उच्च दाब से, 120 mm ऑफ Hg तक से प्रवाहित होता है। ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। इसमें सामान्यतः ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। ये इसकी खास बात है। और अंदर की तरफ पाई जाती है, अस्थि और मांसपेशियों से इसको सपोर्ट मिलता है ताकि उस उच्च दाब को झेल सके। अन्यथा ये जो दाब बढ़ेगा और इसे अगर सपोर्ट ना मिले तो ये डैमेज हो सकती है, नष्ट हो सकती है, इसमें नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है, नुकसान। दूसरा है शिरा की बात करें तो शिरा की भित्ति पतली होती है और ल्यूमेन चौड़ा होता है। इसमें पतली परत पाई जाती है, मांसपेशी की उपस्थित होती है लेकिन बहुत पतली होती है। ट्यूनिका मीडिया बाहर की तरफ, ट्यूनिका एक्सटर्ना अंदर की तरफ, ट्यूनिका इंटरना इसमें भी एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम और जो खाली जगह है वो है ल्यूमेन। इसमें कपाट भी पाए जाते हैं, वाल्व। क्या लक्षण है इसके, इसकी भित्ति पतली होती है, ल्यूमेन चौड़ा होता है और भित्ति में मांसपेशियों की पतली परत ट्यूनिका मीडिया के रूप में पाई जाती, जिसमें वही अंदर जो है वर्तुल पेशी और बाहर लंबवत पेशी। बार बार बोल रहा हूँ, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। एंडोथीलियम यहाँ भी है। ये शरीर में ऊपर ऊपर पाई जाती है, ऊपर ऊपर। तो जो इंजेक्शन से वो ड्रिप चढ़ाते हैं तो वो किस में चढ़ाएंगे, धमनी में कि शिरा में, शिरा में चढ़ाते हैं। जो इंट्रावीनस ग्लूकोज वगैरह जो बोलते हैं ना, नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, डीएनएस और एनएस जो चढ़ाते हैं वो किस में चढ़ाते हैं, धमनी में चढ़ाएंगे तो क्या होगा, मर जाएगा। सीधे मार दोगे पेशेंट को, कुछ भी उल्टा करो मर जाएगा। तो सरकारी अस्पताल के जैसे वो नहीं है, सरकारी अस्पताल में जाओ, ये फॉर्म भरिए नहीं तो पेशेंट मर जाएगा, ये दवाई लाइए नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। हर चीज़ पे एक ही बात बोलते हैं, ये करिए नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। तो अगर धमनी में लगा दोगे तो मर जाएगा पेशेंट, नहीं। धमनी में तुम लगा तो दोगे, ब्लड उल्टा चढ़ने लगेगा। इतना प्रेशर होता है कि ब्लड जो है उल्टा बोतल में जाने लगेगा, हाँ मर जाएगा। मार डालो उसको। बचाने के लिए आए हो कि मारने के लिए आए हो तुम? ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर पाई जाती है। इसमें रक्त बहुत निम्न दाब से प्रवाहित होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm ऑफ Hg। कभी कभी तो नेगेटिव में ऋणात्मक हो जाता है,
तो ब्लड ऊपर आने की बजाय नीचे जाने लगता है, तो उसको रोकने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ये हमेशा रक्त को हृदय की तरफ ले जाता है। इसमें सामान्यतः अनाक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, एक को छोड़कर। किसे? पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीकृत रक्त होता है, अन्य किसी भी शिरा में अनाक्सीकृत रक्त होता है। तीसरा आता है कैपिलरी। कैपिलरी में केवल और केवल एक ही परत पाई जाती है। ये सबसे छोटी, सबसे पतली रक्तवाहिका होती है और एक ही परत इसमें उपस्थित होती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो केशिका जो है बहुत पतली रक्तवाहिका होती है, जो ऊतकों और अंगों के अंदर पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? ऊतकों और अंगों के अंदर पाई जाती है। ऊतकों और अंगों के अंदर। और ये किसको किससे जोड़ती है? धमनी को शिरा से नहीं, धमनी की शाखा को शिरा की शाखा से जोड़ती है। धमनी की शाखा कौन? आर्टीरियोल। वो खुलेगी किसमें? कैपिलरी में। कैपिलरी किसमें खुलेगी? शिरा की शाखा, जिसे कहते हैं वेन्यूल। और वेन्यूल जाएगा, क्या बनाएगा? तो ये मूलतः किसको किससे जोड़ रहा है? धमनी की शाखा को शिरा की शाखा से, यानी आर्टीरियोल को वेन्यूल से जोड़ता है, क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इसीलिए जो बंद परिसंचरण होता है उसकी जो एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसकी दक्षता अधिक होती है। बंद परिसंचरण की दक्षता अधिक होती है क्योंकि रक्त केशिका की वजह से उसमें क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ता है तो तत्वों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान ज़्यादा हो पाता है, और इसीलिए बंद परिसंचरण ज़्यादा दक्ष होता है खुले परिसंचरण से। ये बात हो गई रक्त वाहिकाओं की। ठीक है, बना लीजिए इसको। हाँ, पॉज करके बना लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हृदय पे।
बातें नहीं। कुछ छूटा है क्या? चलो भाई ध्यान से देखो, हृदय से ज़्यादा बड़ा तो लेबलिंग हो गया। तो हृदय में हमें 4 कक्ष दिखेंगे, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। दोनों आलिंद के बीच में जो पट्टी है उसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दोनों निलय के बीच में जो पट्टी है उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है, इनके बीच में पाया जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। 2 पल्लों वाला कपाट होता है। कितने पल्ले? 2, इसलिए नाम पड़ा बाइकस्पिड। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में 3 पल्लों वाला कपाट पाया जाता है, इसलिए नाम पड़ा ट्राइकस्पिड। इधर दोनों कपाट से फाइबर जुड़े होते हैं, तो 2 फाइबर इधर और 3 फाइबर इधर। इन फाइबर्स का नाम है कॉर्डा टेंडेने। ये कपाट को निलय की भित्ति से जोड़ते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये कपाट ऊपर की तरफ पलट ना जाए। तो कौन पकड़ के रखता है उनको? कॉर्डा टेंडेने। जैसे घर में कोई पालतू पशु हो तो उसको बांध के रखते हैं ना, क्यों? भाग न जाए। तो ऐसे इसको भी बांध कर रखें कि जब नीचे से दबाव बनेगा तो ये ऊपर की तरफ पलटे नहीं। कौन? बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व।
और ये फाइबर जहाँ जुड़ते हैं नीले की भित्ति में, वहाँ पर एक उभरा हुआ भाग रहता है, उसे बोलते हैं पैपिलरी पैड, और इसमें मांसपेशी जुड़ी होती है जिसे बोलते हैं पैपिलरी पेशी। तो पैपिलरी पैड से जुड़ी होगी मांसपेशी। फिर बायां निलय खुलता है महाधमनी में जिसे बोलते हैं आर्टा, और ये आर्टा का वक्र है जिसे बोलते हैं आर्च ऑफ आर्टा। इसके 3 पार्ट मिलते हैं। एक भाग जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं असेंडिंग आर्टा, जो वक्र है उसे बोलते हैं आर्च ऑफ आर्टा, और जो नीचे आ रहा है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग आर्टा। तो हम इस पूरे को आर्टा बोल रहे हैं, ठीक है। आर्टा है ये, महाधमनी बोलते हैं इसे। तो बायां निलय खुलता है महाधमनी में, यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व, और ये आर्टा की तरफ खुलते हैं इसलिए इसका नाम है आर्टिक वाल्व। तो आर्टा में खुलने वाला सेमील्यूनर वाल्व क्या कहलाएगा? आर्टिक वाल्व। दायां निलय दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, और दायां निलय खुलता है पल्मोनरी धमनी में, यानी पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ पर भी एक सेमील्यूनर वाल्व मिलता है जो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। तो इसका नाम आर्टिक वाल्व, इसका नाम पल्मोनरी वाल्व, दोनों किसके उदाहरण हैं? सेमील्यूनर वाल्व के, जिसे कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। चलो, अब बाएं आलिंद में रक्त आता कहाँ से है? तो फेफड़ों से आता है। किसके माध्यम से आता है? पल्मोनरी शिरा के माध्यम से आता है। ऑक्सीकृत रक्त आता है, और 4 इसकी शाखाएं पाई जाती। कितनी? 4। दाएं आलिंद में रक्त कहाँ से आता है? तो शरीर के ऊपरी भाग से आता है, सुपीरियर वेना केवा से अनॉक्सीकृत रक्त, और शरीर के निचले भाग से आता है, इंफीरियर वेना केवा से अनॉक्सीकृत रक्त। तो बाएं भाग में ऑक्सीकृत रक्त आता है, दाएं भाग में अनॉक्सीकृत रक्त आता है, और दोनों रक्त आपस में जुड़ते, यानी दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, यानी दोनों का परिसंचरण एक दूसरे से अलग होता है, और इसीलिए 4 कक्षों वाला हृदय मिलता है। किसमें? डबल सर्कुलेशन में, दोहरे परिसंचरण में। आई बात समझ में? ये हो गई हृदय की संरचना। दोनों निलय के बीच में पट्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और हृदय का जो निचला भाग है उसे कहते हैं एपेक्स। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है, और वजन कितना? हाँ, 180 से 230 ग्राम तक, ठीक है। कितना होता है? 180 से 230 ग्राम तक। और उपस्थिति कहाँ होती है? जो वक्ष भाग के बीचों बीच उपस्थित होता है, और थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, यानी इसका जो दायां भाग होगा ये बीचों बीच होगा, और बाकी भाग बाईं तरफ को होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ में बहुत बायां भी जा सकता है, कंधे की तरफ भी जा सकता है, कंधे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा बीचों बीच से थोड़ा बाएं तरफ, और डायफ्राम के ऊपर बैठा रहता है, सिंहासन लगाए। किसके ऊपर? डायफ्राम पे, ठीक है। तनपट बोलते हैं डायफ्राम को। क्या बोलते हैं? तनपट। ये हो गए हृदय की संरचना। तो जरा परिसंचरण की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से जाता है। देखो यहाँ पे फेफड़ों से रक्त चला, कौन सा रक्त चलेगा? ऑक्सीकृत रक्त। किससे होते हुए? पल्मोनरी वेन से होते हुए जाएगा बाएं आलिंद में, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये याद रखना। इनके बीच में कौन सा कपाट मिलेगा? कौन सा मिलेगा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। इनके बीच में कौन सा वाल्व मिलेगा? बाइकस्पिड वाल्व। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आर्टा में, और इनके बीच में मिलेगा आर्टिक वाल्व। आर्टा से ये जाएगा शरीर के अंगों में,
और अंगों से ये वापस आएगा क्या बन के, डीऑक्सी। गया कौन था, ऑक्सी। वापस आएगा अंगों से, ये वापस आएगा डी अनाक्सीकृत रक्त बन के वेना केवा से। वेना केवा को महाशिरा कहा जाता है, महाशिरा वेना केवा। और वेना केवा से आएगा कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, इनके बीच में कपाट मिलेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी धमनी में, और ये ले जाएगी कहाँ, फेफड़ों में। लेकिन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी धमनी के बीच में मिलेगा पल्मोनरी वॉल्व। तो जरा इसका बंटवारा कर देते हैं कि बंटवारा कहाँ से करें, वेंट्रिकल के बाद से करते हैं, इधर भी वेंट्रिकल के बाद से करते हैं। ये हो गया बंटवारा, देखो नहीं सही बंटवारा नहीं हुआ। पटवारी साहब को बुलाना पड़ेगा। अब सही बंटवारा हुआ। तो एक परिसंचरण में जिसमें रक्त जा रहा है फेफड़ों में और वापस आ रहा है, दूसरा परिसंचरण जिसमें रक्त जा रहा है अंगों में और वापस आ रहा है। पटवारी साहब को बुलाकर अपन ने बंटवारा कराया है। और ये किसका भाग है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये किसका है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे कहेंगे, जहां रक्त अंगों में जाए, और पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहेंगे, जहां रक्त फेफड़ों में जाए। और दोनों को मिलाकर कहा जाएगा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया दोहरा परिसंचरण को समझाने वाला एक फ्लोचार्ट। आगे बढ़े। आगे बात करेंगे रक्त पंप करने की क्रिया। हृदय का कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। कैसे करता है समझते हैं। तो देखेंगे ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म। ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म, ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म क्या कह रहा है भाई, कि रक्त को पंप करने के लिए दो अवस्थाएं हृदय में पाई जाती है, एक संकुचन की अवस्था और एक शिथिलन की अवस्था। तो एक जिसे हम बोलते हैं शिथिलन की अवस्था, शिथिलन की अवस्था, या इसी को हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल।
और दूसरा है संकुचन की अवस्था। संकुचन की अवस्था, इसे हम बोलते हैं सिस्टोल, याद रखना। तो जब डायस्टोल होगा, यानी हृदय का कक्ष में फैलाव होगा, तो रक्त उसमें भरेगा। क्या होगा? रक्त भरेगा। तो हम बोल सकते हैं इसको रक्त भरने की अवस्था। और जब संकुचन होगा तो हृदय के कक्ष खाली होंगे, तो यानी रक्त निकासी की अवस्था। किसकी अवस्था है? रक्त निकासी की अवस्था। एक है रक्त भरने की अवस्था और एक है रक्त निकासी की अवस्था। तो हम बोलते हैं एक डायस्टोल यानी शिथिलन प्लस एक सिस्टोल यानी संकुचन बराबर एक हृदय स्पंदन, एक हार्ट बीट, एक धुक धुक। ठीक है, माधुरी दीक्षित याद है ना, वही वाला। एक डायस्टोल और एक सिस्टोल बराबर एक हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा? एक हार्ट बीट में समय लगेगा 0.8 सेकेंड, यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कितनी देर में पूरा होगा? 0.8 सेकेंड। ठीक है, एक मिनट में। अच्छा, एक और बात करते हैं। एक हार्ट बीट में प्रत्येक निलय से लगभग 70 से 75 ml रक्त पंप होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक हार्ट बीट में प्रत्येक निलय से लगभग 70 से 75 ml रक्त पंप होता है और इसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में 70 से 75 बार हार्ट बीट पाई जाती है। इसको बोलते हैं बीट पर मिनट। क्या बोलते हैं? बीट पर मिनट। तो औसत क्या आएगा? बोला जाता है 72 बीट पर मिनट। ठीक है, और एक मिनट में जितना रक्त पंप होता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में प्रत्येक निलय से जितना रक्त पंप होता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है SV, तो कार्डियक आउटपुट यानी CO कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कितना BPM मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करें कि संवहन क्षमता यानी कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 मान लेते हैं, इनटू हार्ट बीट कितना है? ये भी 70 मान लेते हैं। ठीक है, 72 मान लेते हैं, मान लो। तो ये आएगा लगभग 4900 से लेके 5250 ml, यानी औसत। इसको 70 से 75 लिख लो, 70 से 75, तो औसत आएगा 5 लीटर प्रति मिनट। ये क्या है? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, शरीर में रक्त कितना था?
शरीर में रक्त पाया जाता है 5 लीटर। शरीर में रक्त लगभग कितना होता है? 5 लीटर। और पंप भी कितना हो रहा है? 1 मिनट में 5 लीटर। तो यानी जो रक्त है वो 1 मिनट में शरीर का एक चक्कर लगा लेता है, तभी तो ये संभव है। अब जो रक्त पंप करने की क्रिया है उसको कहा जाता है कार्डियक चक्र। क्या कहा जाता है? कार्डियक चक्र, यानी कार्डियक साइकिल। क्या है ये? रक्त पंप करने की चक्रीय क्रिया। ठीक है, इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती। कौन कौन सी? एएस, वीएस और जेडी। एएस मतलब एट्रियल सिस्टोल, वीएस मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा है जेडी। जेडी मतलब जॉइंट डायस्टोल। और ये तीनों मिलाकर ये कितनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 0.8 सेकेंड। तो जब हमने इनका चक्र देखा तो हमें कुछ ऐसा मिला। 0.0, 0.1, 0.4, 0.8। हमें 0.0 से 0.1 तक मिला क्या? एट्रियल सिस्टोल। 0.1 से 0.4 तक मिला क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और 0.4 से 0.8 तक मिला जॉइंट डायस्टोल। ये तीनों का समय काल है। एएस का समय काल कितना? 0.1 सेकेंड। वीएस का समय काल कितना? 0.3 सेकेंड। और जेडी का समय काल कितना? 0.4 सेकेंड। एक की फिल्म 12 बजे शुरू हुई, 1 बजे ख़त्म हो गई। 1 घंटे की फिल्म थी, 0.1 सेकेंड। दूसरे की फिल्म 1 बजे शुरू हुई, 4 बजे ख़त्म हुई, 3 घंटे की फिल्म थी। तीसरे की फिल्म 4 बजे शुरू हुई और 8 बजे ख़त्म हुई, 0.4, 4 घंटे की फिल्म थी। कुल कितना? 8 ही घंटे का दिन है। ठीक है। अब इन तीनों में होता क्या है? एएस में क्या होता है, वीएस में क्या होता है, जेडी में क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं। मिटा दे इसको। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे पॉज करके नोट कर लो। चलो हमें समझना है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां से। हम कहां से शुरू? इधर से शुरू करोगे तो नहीं समझ पाओगे। 1, 2, 3 है, हम ये पहले समझेंगे तो हमें बाकी आराम से समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझोगे तो दिमाग उड़ जाएगा। पहले क्या समझेंगे? जॉइंट डायस्टोल। तो पहले बात करेंगे जॉइंट डायस्टोल की। जॉइंट डायस्टोल, क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि भाई आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जाता है। आलिंद में भी शिथिलन, निलय में भी शिथिलन। तो क्या बोलेंगे? ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में शिथिलन पाया जाता। तो जरा डायग्राम देखो।
अब बोला क्या जा रहा है, ये मान लो पल्मोनरी धमनी हो गई, सॉरी पल्मोनरी शिरा, और ये हो गई वेना केवा। यहाँ धमनी की आवश्यकता अभी इस डायग्राम में नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और क्या बोला जा रहा है, आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जा रहा है। तो दोनों में अगर शिथिलन होगा तो निलय भी बाहर की तरफ फैलेगा और आलिंद भी बाहर की तरफ फैलेगा, दोनों बाहर की तरफ फैलेंगे। रक्त आएगा पल्मोनरी वेन से बाएं आलिंद में और वेना केवा से दाएं आलिंद में, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का पार्ट खुले रहेंगे। तो जो रक्त यहाँ ऊपर आएगा उस पर गुरुत्वाकर्षण काम करेगा और 70% रक्त, याद रखना 70% रक्त जो है वो अपने आप कहाँ पहुँच जाता है, निलय में पहुँच जाता है, क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का पार्ट खुले हुए हैं। दोनों में शिथिलन हो रहा है, आलिंद में भी और निलय में भी, और इसीलिए इसे कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। तो क्या क्या बात है भाई यहाँ पर, एक की दोनों में शिथिलन पाया जाता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुले होते हैं। और क्या हो रहा है, शिराओं से रक्त आलिंद में पहुंचता है, शिराओं से रक्त आलिंद में पहुंचता है, और 70%, ये बात याद रखना, 70% रक्त अपने आप मतलब ग्रेविटी की वजह से आलिंद से निलय में चला जाता है। इसको बोलते हैं पैसिव फिलिंग। क्या बोलते हैं इसे, पैसिव फिलिंग। और ये अवस्था पाई जाती है जॉइंट डायस्टोल में। आगे बढ़ते हैं, तो जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या आएगा, एट्रियल सिस्टोल। बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की। बात करते हैं किसकी, एट्रियल सिस्टोल की। अब बाकी सब तो यहां ठीक है, ऐसा ही रहेगा, बस आलिंद में क्या होगा, संकुचन। आलिंद में क्या होगा, संकुचन। बाकी सब सेम एज इट इज, जैसा है। सब कुछ सेम रहेगा, कपाट भी खुले रहेंगे, बस आलिंद में जो एरो बाहर की तरफ था वो एरो अब किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, और निलय का एरो अभी भी रहेगा बाहर की तरफ। अब अगर मान लो पहले मैं ये बताता तो क्या समझ में आता कि सर ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसलिए इससे पहले उसको जानना जरूरी है। तो अब जो बचा हुआ 30% रक्त है वो इस संकुचन की वजह से आ जाएगा कहाँ,
निलय में। इधर कैसे आया था 70%, इधर किधर आया 30%? ये आएगा संकुचन की वजह से, और इसीलिए इसे कहा जाता है एक्टिव फिलिंग। क्या कहा जाता है? एक्टिव फिलिंग, क्योंकि संकुचन की वजह से आया, ऊर्जा खर्च होगी, और ऊर्जा खर्च होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? सक्रिय क्रिया, एक्टिव प्रोसेस। तो इसलिए ये क्या है? एक्टिव फिलिंग। कब होगा? आर्टेरियल सिस्टोल के समय। तो क्या क्या हो रहा है भाई यहां पर जरा नोट करें, इधर से नोट करते हैं कि आलिंद में संकुचन, 30% रक्त आलिंद से निलय में पहुंच जाता है, और इसे बोलते हैं एक्टिव फिलिंग। अब निलय पूरी तरह से भर जाएगा, निलय क्या होगा? पूरी तरह से भर जाएगा। तो निलय पूरी तरह से भर जाता है, और इसमें जो रक्त उपस्थित होगा उसे बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि निलय का तो डायस्टोल हो रहा है, और ये कितना होता है? 120 ml प्रत्येक निलय में। अब तीसरी अवस्था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यहां पर देखो, ये सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण अवस्था है। ये सबसे, अब इसके बाद देखना ध्यान से, अभी यहाँ आलिंद में, निलय में क्या हो रहा है? शिथिलन। अब होगा निलय में संकुचन, और निलय में संकुचन होगा तो अब जो एरो यहाँ बाहर था, इसमें वो एरो क्या हो जाएगा? अंदर। बस इसमें वो एरो हो गया अंदर। अब ध्यान से देखो, जैसे ही एरो अंदर की तरफ होगा, जैसे ही निलय में संकुचन शुरू होगा, कौन बंद हो जाएगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा। लेकिन इसके बंद होते ही इधर भरना वापस शुरू हो जाएगा। आलिंद का जो भरण है वो वापस शुरू हो जाएगा। अब यहां आलिंद भरने लगेगा, और जो रक्त आ रहा था वेना केवा से, वो वापस आने लगेगा, इधर ये भरने लगेगा आलिंद। लेकिन अब इसमें संकुचन हो रहा है, इसमें संकुचन हो रहा है, तो कौन सा कपाट खुलेगा? जो सेमीलुनर वाल्व, सेमीलुनर वाल्व खुल जाएंगे, और सेमीलुनर वाल्व के खुलते ही, ध्यान से सुनना, बाएं निलय से जो रक्त है वो पंप होगा आओर्टा में, और दाएं निलय से जो रक्त है वो पंप होगा पल्मोनरी धमनी में। और कौन बाहर निकलेगा? कौन बाहर निकलेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। कौन बाहर निकलेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है? 70 से 75 ml। था कितना?
120 ml, कितना निकल गया? 75 ml मान लो, बचा कितना? 45 ml। इसे कहा जाएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये वो रक्त है जो हमेशा निलय में बना रहता है, निलय कभी पूरी तरह से खाली नहीं होता। 120 ml था, 75 ml निकल गया, बचा कितना? 45 ml। जो शेष बचेगा प्रत्येक निलय में वो कहलाता है एंड। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा फिर कपाट खुल जाएंगे, फिर आ जाएगा 70% और ये क्रिया चलती रहेगी। इन तीनों क्रियाओं में मिलाकर कुल लगने वाला समय 0.8 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। चलो आगे बात करते हैं। अब जब ये कार्डियक साइकिल चलेगा तो उस समय ध्वनि उत्पन्न होगी जिसे बोलते हैं हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं? हृदय ध्वनि या हार्ट साउंड, दुख दुख। और ये हार्ट साउंड लब और डब कैसे सुनाई देता है? लब और डब, जिसमें पहला हार्ट साउंड है, पहली हृदय ध्वनि है लब, और ये कब सुनाई देता है? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद होते हैं। कब बंद होते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब शुरू होता। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट के बंद होने पर लब साउंड सुनाई देता है। दूसरा है डब साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड कौन सा है? डब साउंड। डब साउंड कब सुनाई देता है? जब सेम्युलुनर वाल्व बंद होते हैं। सेम्युलुनर वाल्व के बंद होने पर, सेम्युलुनर वाल्व के बंद होने पर कौन सा साउंड? डब साउंड सुनाई देता है। सेम्युलुनर वाल्व के बंद होने पर डब साउंड सुनाई देता है। इनके अलावा एक और साउंड कभी कभी सुनाई देता है जिसको बोलते हैं मर्मर साउंड। और ये साउंड तब सुनाई देता है जब कपाट पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते, कपाट में कोई डिफेक्ट आ जाता है, वॉल में कोई डिफेक्ट आ जाता है, वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते, तो मर्मर साउंड सुनाई देता है। इसको मर्मर साउंड कहते हैं। हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी ने तो मर्मर लिखा है, लेकिन इट इज नेम्ड एज मर्मर साउंड। आर साइलेंट रहता है। मर्मर साउंड जो किसको बताता है? डिफेक्टिव वॉल्व को बताता है। तो ये हो गई हृदय ध्वनि। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। तो एक लब साउंड सुनाई देगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू में, डब साउंड सुनाई देगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत में। यहां से शुरू, यहां खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की।
किसकी बात करते हैं? ब्लड प्रेशर। किससे मापा जाता है? जो उपकरण है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। कहीं कहीं स्फिग्नोमैमोमीटर भी लिखा होता है, उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होता। और ब्लड प्रेशर की 2 यूनिट होती है, एक हायर यूनिट और एक लोअर यूनिट। हायर यूनिट का मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और लोअर यूनिट का मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर सामान्यतः मिलेगा 110 से 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर मिलेगा 70 से 80, 80 से 90। तो हम इसको 80 से 90 बोल सकते हैं। जितना कम हो उतना सही है। डायस्टोलिक प्रेशर जितना कम हो उतना सही है। डायस्टोलिक का ज्यादा होना खतरनाक है। ये ज्यादा हो तो उतनी दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा हो तो ज्यादा दिक्कत है। समझो, ध्यान से सुनना। सिस्टोलिक बढ़ा है, बढ़ सकता है। सिस्टोलिक संकुचन हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया। डायस्टोलिक में तो शिथिलन हो रहा है। शिथिलन मतलब आराम करने की अवस्था। यदि आराम के समय भी संकुचन हो, संकुचन के समय तो संकुचन हो ही रहा है। जैसे पढ़ते टाइम तो तुम पढ़ ही रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा सोने का टाइम है, नींद का टाइम है, उस समय कोई तुमको 2 झापड़ दे के बोले पढ़, यानी जागते टाइम भी पढ़ रहे हो, सोते टाइम भी पढ़ रहे हो। काम करते समय तो ये काम कर ही रहा है, सोते समय भी, आराम के समय भी काम करवाया जा रहा है, तो ये खतरनाक है। जैसे बोला ना कि जो लोग 6 घंटे से कम सोओगे, बताया ना कि अपने को 6 से 7 घंटे सोने हैं। जो लोग 7 घंटे से ज़्यादा सोएंगे वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचेंगे, और जो लोग 6 घंटे से कम सोएंगे वो एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंचेंगे। कॉलेज तो दूर की बात है, अस्पताल पहुंचेंगे वो। कहाँ पहुंचेंगे? अस्पताल। तो अब आराम करते समय भी उसको आराम नहीं करने दे रहे हो। दिमाग नहीं खराब। जैसे मान लो तुम सो रहे हो घनघोर निद्रा में, एकदम मौत जैसी नींद। कैसी नींद? मौत जैसी नींद। कि कोई थप्पड़ भी मार के चला जाए तो भी पता नहीं चलता। कभी कभी आती है, जैसे होली खेलने के बाद। अभी अभी होली गई है ना, कल रंग पंचमी है। तो होली खेलने के बाद जो रंग का नशा होता है, बोलते ना, भांग का नहीं, कुछ लोग बोलते हैं रंग भी चढ़ जाता है। चढ़ता है क्या? सीढ़ी लगाया है, हैं? रंग वंग का कुछ नशा नहीं। आदमी इतना थक जाता है और उसको ये लगता है कि नहीं, एंजॉय तो करना है, थक तो गए हैं, तो शरीर जो है ना नशे में चला जाता है। तो रंग का नशा नहीं होता है, वो होली खेलने का नशा होता है। खेले हो ना होली? नहीं खेले हो? इधर दबा के सर, है ना, रंग वंग छूट गया। नाखून दिखाओ, ऐसे दिखाओ सब लोग। हाँ राहुल, होली खेले हो? वैसे कैसे? अच्छा, तो इसका बढ़ना खतरनाक है। और अगर ये सामान्य से ज़्यादा मिला तो उसे बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन जब सामान्य से ज़्यादा हो।
मान लो किसी का है 140/100, तो वो हाइपरटेंशन। दूसरा है हाइपोटेंशन, जब सामान्य से कम हो। ठीक है, जब किसी को सामान्य से कम होता है तो उसे नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है। और जब किसी का बीपी ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं नमक वमक नहीं खाओ या नमक खाना कम करो, क्योंकि नमक जब जाएगा तो वो हाइपरटेंशन कराएगा। और जिसका लो है उसको तो चढ़ाना पड़ेगा NS, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, लड़कों में सामान्यतः ये पाया जाता है। और लड़कियों में सामान्यतः ये पाया जाता है। सामान्यतः लड़के क्या होते हैं ना, हाइपर हो जाते हैं। कहीं भी किसी से विवाद हो गया तो तुरंत हाइपर हो जाते हैं। और लड़कियों में सामान्यतः बीपी लो हो जाता है, चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। ये सामान्य अवस्था। अगली बात करते हैं ECG, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इसमें क्या करते हैं, जो हृदय स्पंदन है, हार्ट बीट है, हार्ट बीट का हार्ट बीट के समय जो विभव उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विभव, पोटेंशियल। उस पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस उपकरण से ये प्राप्त करते हैं उस उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये उपकरण का नाम है और ये जो ग्राफ मिलता है उसका नाम। तो जब हम एक हार्टबीट का ग्राफ देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। इसमें हमें कुछ वेव मिलती है, जैसे एक मिलती है P वेव, एक मिलती है QRS वेव, और एक मिलती है T वेव। P वेव, QRS वेव और T वेव। P वेव क्या होती भाई? एट्रियल डीपोलराइजेशन, या आलिंद में विध्रुवीकरण। आलिंद में विध्रुवीकरण, और इसके ठीक बाद होगा आलिंद में संकुचन। P वेव के ठीक बाद होगा आलिंद में संकुचन। दूसरा है QRS कॉम्प्लेक्स वेव। ये बताता है निलय में विध्रुवीकरण। और इसके ठीक बाद होगा निलय में संकुचन। एक, दो, तीसरे पे आते हैं T वेव। T वेव क्या है? निलय में पुनः ध्रुवीकरण, रीपोलराइजेशन। और इसके साथ होगा निलय में शिथिलन।
साथ नहीं, इसके बाद होगा, ये साथ साथ चलेगा। तो आर की पोजीशन पे हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल मिल जाएगा और टी जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होगा। ठीक है। खूब पूछा जाता है। फिर आता है हृदय का कंडक्शन मैकेनिज्म। कंडक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। कंडक्शन करने के लिए हृदय में मॉडिफाइड मसल सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर्स कहते हैं। तो हृदय चूंकि मायोजेनिक होता है, खुद की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है, और इसीलिए मानव हृदय को क्या कहते हैं? मायोजेनिक। मानव हृदय को क्या कहते हैं? मायोजेनिक। कौन उसे नियंत्रित करता है? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। लेकिन कुछ कार्डियक मसल्स यानी कुछ कार्डियक पेशियां रूपांतरित होकर तंत्रिका पेशी की तरह कार्य करने लगती हैं और उन्हें कहा जाता है नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर। तो नोडल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है एसए नोड और एक होता है एवी नोड। यहां पर ये हो गया एसए नोड, पूरा नाम साइनोएट्रियल नोड, और इधर पाया जाता है एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। इसकी पोजीशन क्या है? दाएं आलिंद में ऊपरी दाएं कोने पर, और इसकी पोजीशन क्या है? दाएं आलिंद में निचले बाएं कोने पर। आई बात समझ में? और इन दोनों को यहाँ ऐसे नोड से कुछ फाइबर निकलते हैं जो बाएं आलिंद तक जाते हैं, दाएं आलिंद में भी जाते हैं, और ऐसे नोड से एवी नोड तक भी जाते हैं। एवी नोड से जो फाइबर है, इनको नोडल फाइबर कहा जाता है। एवी नोड से फाइबर का एक जो है ना, एक बंडल निकलता है, जिसे बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। बंडल ऑफ हिस। और इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं, एक बाईं शाखा और एक दाईं शाखा। जो बाईं शाखा है वो बाएं निलय की भित्ति में जाकर फैल जाती है, और जो दाईं शाखा है वो दाएं निलय की भित्ति में जाकर फैल जाती है। ब्रांच ऑफ बंडल। और इसके ये
फाइबर्स होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स। तो नोडल टिश्यू में हमें मिलता है एसए नोड, एवी नोड, और नोडल फाइबर्स में मिलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। एसए नोड जो है ये स्टिमुलस उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है कितना? 70 से 75 प्रति मिनट, और यही बदलता है हार्ट बीट में। याद है? हार्ट बीट 70 से 75 प्रति मिनट किसकी वजह से? ऐसे नोड से उत्पन्न होने वाले एक्शन पोटेंशियल की वजह से। इसीलिए ऐसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर। एवी नोड जो है, ये जो संदेश आता है ऐसे नोड से उसको डिले करता है, और डिले करता है तो उसकी वजह से एक रिदम बनती है, एक लय बनती है, और इसलिए हार्ट बीट को मेंटेन करता है। हार्ट बीट को मेंटेन करता है और इसीलिए इसे कहा जाता है पेस सेटर। एवी नोड को कहते हैं पेस सेटर। सामान्य हृदय गति कितनी होती है? सामान्य हार्ट बीट 70 से 75 प्रति मिनट। सामान्य हार्ट बीट पढ़ा था अपन ने, 70 से 75 बीट पर मिनट। अगर ये बढ़ जाए तो उसे कहते हैं ट्रैकीकार्डिया, और अगर कम हो जाए तो उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और हृदय गति किसकी वजह से पाई जाती है? ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न सक्रिय विभव, या बोला जाए क्रियात्मक विभव, एक्शन पोटेंशियल की वजह से। यही एक्शन पोटेंशियल की वजह से पेशी में संकुचन होता है। तो जितनी बार एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होगा उतनी बार संकुचन होगा और उतनी हृदय गति पाई जाए। और इसलिए ऐसे नोड को पेस मेकर और एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।